आज का अपना टॉपिक है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि युग्मक क्या होता है। वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी कहलाता है युग्मक। और जब वह युग्मक विकास कर लेता है तो उसको हम कह देते हैं युग्मकोद्भिद। अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद। तो आप लोगों को पता है नर युग्मक कहलाता है पुमंग और पुमंग का प्रत्येक भाग कहलाता है पुंकेसर। अब देखो पुंकेसर की संरचना क्या है। तो ये पुंकेसर की संरचना अपन ने पुष्प के अंदर देखी थी। ये ऊपर वाली संरचना पराग कोश, और यहां एक पुंकेसर में कितने पराग कोश हैं? 2 पराग कोश। तो ये ध्यान में रखने की बात है। यहां 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो दोनों पराग कोश हैं वो जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं उस संरचना को कहते हैं योजी। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। और जब योजी के बारे में पूछा जाता है तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं पुतंतु। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि पराग कोश और पुतंतु को जोड़ने वाली संरचना योजी ये नहीं है। यहां हमें ध्यान रखना है। एक बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। योजी क्या है कि एक पुंकेसर में 2 पराग कोश होते हैं और 2 पराग कोशों को जोड़ने वाली जो ये संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, योजी। तो ये एक पुंकेसर है। अब एक पराग कोश में 2 पराग कोशक होते हैं। 2 पराग कोशक, या इसी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है। नर युग्मक क्या है ये आपको पहले भी बताया हुआ है, पराग कण। और इसके विकास को क्या कह देंगे, नर युग्मकोद्भिद। तो यहां हमारा प्रश्न बनता है सबसे पहले कि लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणुपर्ण, जिस पर्ण के ऊपर, और लघु बीजाणुधानी क्या है या पुष्प क्या है आपको पहले भी बताया हुआ है कि पुष्प को क्या कहते हैं, रूपांतरित परोह को ही क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ठीक है। और एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि पुष्प में जो भी संरचना होती है तो पुष्प में 2 मुख्य संरचना है। उसका नर जननांग पुमंग है, उसका मादा जननांग जायांग है, और 2 सहायक भाग है उसके। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इन सब को हम पुष्पीय पर्णे कह सकते हैं। तो एक प्रकार से पुमंग हमारा क्या हो गया, लघु बीजाणु पर्ण। तो ये जो संरचना अभी आपको मैंने बताई थी, इसकी जब हम टीएस काट के देखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की संरचना तैयार होती है, या इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। अब एक पराग कोश में एक पराग कोशक या लघु बीजाणुधानी, इस प्रकार से एक पुंकेसर के अंतर्गत क्या होगा, 4 लघु बीजाणुधानी होगी, और ये बीच में हो गया अपना, ये क्या है, योजी। तो यहां जो प्रश्न बनता है वो क्या है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो ये देखिए आप प्रत्येक एक का डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, चारों का डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। परीक्षा में भी आपको ये आरेखीय चित्र बनाना है ताकि समय जो है हमारा कम खर्च हो। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी क्या होती है, 4 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस या अधिचर्म, उसके बाद में एंडोथीशियम या अंतः परत, उसके बाद में मध्य परत, और सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको कहते हैं टेपिटम। ये लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब इसको विस्तार पूर्वक देखिए। अधिचर्म के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि अधिचर्म सभी लघु बीजाणुधानियों की एकल परत है, और एक ही परत है, और यह एक स्तरीय परत होती है। दूसरी एंडोथीशियम या अंतः परत। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एंडोथीशियम के अंतर्गत क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज। याद रखना है अपने को, क्या, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, कड़ी होती है। जिस प्रकार से आप लोग देखते हो कि जो कॉटन के अपने कपड़े होते हैं उसके अंदर अपन
स्टार्च देते हैं, रिवाइव, इंस्टेंट स्टार्च, उसी प्रकार ये भी क्या है, एक स्टार्च का प्रकार है। तो जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है उस समय इसके स्फुटन में ये अल्फा सेल्यूलोज क्या करता है, सहायता करता है। जैसे ही लघु बीजाणुधानी परिपक्व होगी, अल्फा सेल्यूलोज जो है वो नमी अवशोषित करके लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कर देता है, और जिससे कि परागकण जो कि क्या है, नर युग्मक है, बाहर मुक्त हो जाते हैं। तीसरी परत है अपनी मध्य परत। मध्य परत जो है वो 1 से 3 स्तरीय मोटी होती है। अधिचर्म 1 स्तरीय मोटी, एंडोथीशियम या अंतः परत 1 स्तरीय मोटी, मध्य परत किन्ही पादप में 1, किन्ही में 2, किन्ही में 3। तो अपन कह सकते हैं कि मध्य परत जो होती है वो 1 से 3 स्तरीय मोटी होती है। सबसे आंतरिक परत का नाम है टेपिटम। टेपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये जो सबसे आंतरिक परत है टेपिटम, ये क्या करती है, वृद्धिशील लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मक परागकण कहते हैं या नर युग्मक कहते हैं। तो ये इसके अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, कौन सी, टेपिटम के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी, ये अपने को ध्यान में रखना है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में एक ये मुख्य अंतर होता है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर की सभी कोशिकाएं क्या करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कैसे, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसको हम MMC भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये सारी की सारी कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जबकि गुरु बीजाणु जनन में केवल एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। तो अब ये अपन बात कर रहे थे टेपिटम की। टेपिटम क्या करती है कि यहाँ जो लघु बीजाणु धानी मात्र कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और उन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। कौन, टेपिटम। तो अपने स्वभाव या प्रकृति के अनुसार टेपिटम जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक है स्रावी और दूसरी है ग्रंथिल। तो अधिकांश अभी अपने को क्या करना है, केवल ग्रंथिल का उदाहरण याद रखना है। ग्रंथिल का उदाहरण क्या है, ट्रेडेंसकेंसिया। ट्रेडेंसकेंसिया के जो पुंकेसरी रोम है वो किस प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल। बाकी सभी पादपों में स्रावी, सॉरी उल्टा बता दिया, स्रावी ट्रेडेंसकेंसिया और अन्य पादपों में ग्रंथिल। तो स्रावी को टेपिटल भी कहते हैं या प्लाज्मोडियल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी कोशिकाएं टूटकर नष्ट हो जाती है और इनको वृद्धिशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। जबकि ग्रंथिल में